नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, लोक भारती कक्षा 9वीं से सेकंड यूनिट का आज का हमारा पाठ है 5वां, अतीत के पत्र। हिंदी साहित्य में पत्र लेखन गद्य की विद्या है। प्रस्तुत पाठ पत्र गद्य विद्या का एक प्रकार है। इसमें 2 पत्र हैं। पहले पत्र में आचार्य विनोबा भावे जी गांधी जी को लिखते हैं, जिसमें प्रकृति, अस्वास्थ्य, ब्रह्मचर्य व्रत, देश सेवा व्रत, गीता अध्ययन, संस्कृत भाषा के प्रति रुचि, उपनिषद अध्ययन, परिश्रम इत्यादि ये सब का वर्णन किया गया है। सत्य, अहिंसा व गांधी जी के प्रति समर्पण व श्रद्धा आदि बिंदुओं का वर्णन किया गया है और गांधी जी को पिता तुल्य समझकर उनके आदर्शों पर चलने वाले विनोबा भावे ने इस पत्र में अपने सभी आदर्श गांधीवादी विचारधारा को संकलित करने की कोशिश की है। और दूसरा पत्र महात्मा गांधी जी आचार्य विनोबा भावे को लिखते हैं, जिसमें वे विनोबा भावे को पुत्र से भी बढ़कर मानते हैं। वास्तव में विनोबा जी का पत्र पढ़कर गांधी जी फूले नहीं समाये थे और विनोबा जी का वर्णन करते हुए भीम है भीम ये उद्गार निकालते हैं। तो गांधी जी के लिए विनोबा उनके पुत्र से भी बढ़कर हैं। इसलिए गांधी जी ने पत्र में ये लिखा है कि सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया उसमें वृद्धि करे। चलिए हम दोनों पत्र आज पढ़ेंगे, जिसमें पहला पत्र है पहला पत्र है परम पूज्य बापूजी के लिए, जो कि विनोबा भावे जी लिखते हैं। और दूसरा पत्र है गांधी जी द्वारा लिखित, जो अपने पुत्रव्रत विनोबा भावे को लिखते हैं। तो ये इसके जो लेखक हैं वो विनोबा भावे ही हैं, जिन्होंने दोनों पत्रों का संकलन यहाँ पर किया है। तो विनोबा जी कौन थे, इनका थोड़ा सा परिचय मैं बता दूं। इनका पूरा नाम जो था विनायक नरहरि था और इनका जन्म 11 सितंबर 1815 में हुआ और 15 नवंबर 1982 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। गीता का मराठी में अनुवाद किया इन्होंने। गीता पर वार्ता की, शिक्षा पर विचार आदि कुछ इनकी रचनाएं हैं। और साथ ही महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई। गांधी जी का पूरा नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था। ये स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। इनकी जो रचनाएं हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि इनकी आत्मकथा थी, हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल, इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे। तो दोनों पत्र हैं विनोबा जी द्वारा गांधी जी को और गांधी जी द्वारा विनोबा भावे को। चलिए पत्र की शुरुआत करते हैं। शुरू में विनोबा भावे जी गांधी जी को लिखते हैं, परम पूज्य बापूजी, 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। ये तय हुआ था कि 2-3 मास वहीं रहकर आश्रम लौट जाऊंगा, पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। कि यहाँ पर जो विनोबा भावे हैं वो अपनी गलती मानते हैं कि वो 1 साल तक गांधी जी के आश्रम में नहीं लौट कर आए, आश्रम से बाहर रहे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और तय ये हुआ था कि 2-3 महीने में ही वापस आश्रम आ जाएंगे, लेकिन 1 साल बीत गया। तो ये बताते हैं, वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। अभी बताते हैं कि आश्रम में मेरी इतनी अच्छी श्रद्धा बन गई है, जैसे मैं आश्रम के लिए ही बना हूँ, मेरा जन्म आश्रम के लिए ही हुआ है।
तो फिर प्रश्न ये है कि मैं 1 साल तक आश्रम से दूर क्यों रहा। तो वो बताते हैं आगे, जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। बच्चों, ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता है कि हम सारे रिश्ते नातों से दूर रहकर कोई अच्छा कार्य करें। तो इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत अपना लिया था कितने साल में? 10 वर्ष की उम्र में। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक़ लगा, तो भागवत गीता पढ़ना इनको अच्छा लगता था। तो हाई स्कूल में दाखिल हुए और फिर भागवत गीता पढ़ने लगे। पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। अब पिताजी की इच्छा थी कि मैं अच्छा पढ़ूं लिखूं और फ्रेंच भाषा ले लूं, लेकिन मेरी इच्छा थी संस्कृत और भागवत गीता इनका अध्ययन करूं। तो भी गीता पर मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था और तभी से मैंने घर पर खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया। देखो, जिसमें लगन होती है, धैर्य होता है और कुछ करने का जज्बा होता है, वह अपने आप ही कुछ न कुछ कर लेता है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं। तो उनके पिताजी की इच्छा थी कि मैं फ्रेंच लूं, लेकिन विनोबा भावे जी का मन संस्कृत में अटका था और गीता अध्ययन मतलब धार्मिक पुस्तकों में उनका मन था, तो खुद ही संस्कृत का अभ्यास शुरू करने लग गए। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। तो वे आश्रम में दाखिल हुए ही थे कि उसी समय उनकी मुलाकात किससे हुई? नारायण शास्त्री से, जो कि एक ब्रह्मचारी विद्वान थे और विद्यार्थियों को वेदांत की शिक्षा देते थे। तो जो विनोबा भावे जी हैं, उन्होंने भी वेदांत की शिक्षा ग्रहण की। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज़्यादा समय रह गया। तो कारण क्या था कि वो वेदांत और संस्कृत भाषा, साथ ही गीता का अध्ययन, इन सब में उनका समय निकलता गया और वो आश्रम से 1 साल तक दूर रहे। इतने समय में मैंने क्या क्या किया वह मैं लिखता हूँ। अब वो और दूसरे कार्य उनके कौन कौन से थे, वो गांधी जी को वो पत्र के माध्यम से लिख रहे हैं। जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। तो आश्रम से बाहर क्यों रहा, वो कौन कौन से कारण थे, तो ये यहाँ पर विनोबा भावे जी बता रहे हैं। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। तो हमेशा अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए 10-12 मील पैदल चलते थे और 6 से 8 किलो अनाज हाथ की चाकी से पीसते थे। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना ये मेरा व्यायाम है। और आज के दिन वो 300 सूर्य नमस्कार एक ही दिन में सूर्य नमस्कार करना, वो भी 300, और व्यायाम करना, ये उनका प्रतिदिन का कार्य था। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो वो बताते हैं कि स्वास्थ्य के लिए आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि विनोबा भावे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करते थे। तो 10-12 मील घूमते थे, 6 से 8 किलो अनाज पीसते थे और 300 सूर्य नमस्कार करते थे। फिर आहार के बारे में बताते हैं। आहार खान पान उनका कैसा था। पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, बाद में छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। मसाला और नमक कभी नहीं खाऊंगा, ऐसा उन्होंने ठान लिया था। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद ये सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। तो दूध शुरू किया था और दूध बिना बराबर चल नहीं सकता, फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता है तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीना केले, दूध और नींबू पर बिताया, इससे ताकत कम हुई। तो 1 महीने तक केले, दूध और नींबू ही खाया, तो इससे मेरी ताकत कम हो गई।
फिर कार्य कौन कौन से किए, ये पहले उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में बताया, फिर उन्होंने आहार मतलब खान पान के बारे में बताया, फिर इनके कार्य कौन कौन से थे। गीता का वर्ग चलाया, इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना पारिश्रमिक के। पारिश्रमिक क्या होता है, पैसा लेना मतलब मजदूरी लेना। तो बिना कोई पैसा लिए ही इन्होंने गीता सिखाई 6 विद्यार्थियों को। फिर ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय, इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे। उपनिषद 9, इस वर्ग में 2 विद्यार्थी थे। और हिंदी का प्रचार किया। तो मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने पढ़ाने का क्रम रखा। अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। यात्रा लगभग 400 मील पैदल, राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे। प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम रखा। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किए। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊँगा और वहाँ से रेल से आश्रम पहुँचूँगा। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल एकमी को आश्रम पहुँचूँगा। तो इन्होंने अपने कार्य बताए कि इस दौरान जब आश्रम से दूर रहे तो इन्होंने कौन कौन से कार्य किए। मतलब गीता का वर्ग चलाया, तो 6 विद्यार्थियों को गीता सिखाई। फिर ज्ञानेश्वरी में 4 विद्यार्थी थे। उपनिषद इन्होंने 2 विद्यार्थी को सिखाया। फिर हिंदी का प्रचार किया और साथ ही अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई और 400 मील तक पैदल चले और कुछ किले इन्होंने देखे। साथ ही गीता जी का प्रवचन भी उन्होंने जारी रखा और एक स्टूडेंट उनके साथ ही था जो कि प्रवास मतलब यात्रा करने के लिए उनके साथ ही रहा। तो वो बताते हैं कि मैं चैत्र शुक्ल एकमी को आश्रम पहुंच जाऊंगा। फिर आगे बताते हैं कि वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की। वाई मतलब एक जगह का नाम है, वहाँ उन्होंने विद्यार्थी मंडल एक संस्था बनाई जिसका नाम था विद्यार्थी मंडल। उसमें एक वाचनालय खोला। वाचनालय क्या होता है, मतलब जहाँ पर पुस्तकें पढ़ने के लिए रखी जाती हैं, पढ़ने की जगह जो होती है। उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते थे, मतलब अनाज पीसते थे चक्की पर। कितने विद्यार्थी, 15 विद्यार्थी। जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते थे उनका काम हम 1 पैसे में 2 शेर के हिसाब से करते थे और ये पैसे वाचनालय को देते थे। तो जितना अनाज पीसते थे और उसका जो पैसा आता था वो वाचनालय में देते थे। पैसे वाले के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए। ये वर्ग कोई 2 मास चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई। मतलब ये कार्य में हमने वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठी कर दी थी। फिर है सत्याग्रह आश्रम के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयत्न किया। और 10वां पॉइंट है बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं, इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की। इस संस्था के वार्षिक उत्सव में मैं गया था और उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार किया। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था ये काम जरूर करेगी। आपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है उसमें बड़ौदा की ये संस्था काम करने को तैयार रहेगी। तो इस तरह से विनोबा भावे ने ये सब कार्य मतलब आश्रम से बाहर रहते हुए भी गांधी जी के आदर्श, गांधी जी के कार्यों को उन्होंने जारी रखा। अंत में सत्याग्रह आश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा ये कहना आवश्यक है। अस्वाद व्रत, इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। फिर अस्वाद व्रत क्या होता है कि ऐसी चीज़ें नहीं खाएं जिसमें ज़्यादा टेस्ट आए, ज़्यादा स्वाद आए। तो ऐसा उन्होंने प्रण लिया था, मतलब केवल फल पे ही रहे, केवल दूध पर ही रहे, नमक और मसाले खाने छोड़ दिए। इस तरह का उनका भोजन था, उनका आहार था। फिर अपरिग्रह, अपरिग्रह दूसरा पॉइंट है। इसका मतलब होता है कि फालतू की चीज़ें संचित नहीं करना, जो जो चीज़ ज़रूरी है वही अपने पास रखें। तो उनके पास क्या चीज़ें थी, लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा। परिग्रह मतलब संचय, इतना ही उनके पास इकट्ठा सामान था। बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया।
इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ। तो सिर्फ शरीर पर धोती ही ओढ़ लेता हूँ, क्योंकि कोट बंडी ये सब मैंने नहीं पहने। करघे पर बुना हुआ कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। मतलब एकदम सादा जीवन, उच्च विचार, जो कि गांधी जी के आदर्श था। स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब होता है कि जो अपने देश की बनी हुई चीज़ें हैं उन्हीं का प्रयोग करें, दूसरे देश का सामान कुछ भी नहीं रखें। तो परदेशी का संबंध मेरे पास है ही, सामान मेरे पास है ही नहीं। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो ही। फिर है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठाक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। मतलब सत्य का प्रयोग किया है, अहिंसा मतलब किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, मारपीट नहीं की, तो किसी को हानि नहीं पहुंचाई, वो होता है अहिंसा। और ब्रह्मचर्य मतलब किसी से लगाव किसी तरह का नहीं रखा और अपना कार्य में सुचारू रूप से चलाता रहा। फिर अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा। मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ, यानी मैं आश्रम का ही हूँ। आश्रम ही मेरा साध्य है। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया वह है अपना भोजन, यानी भाकरी स्वयं बनाना। मैंने इसका भी प्रयत्न किया पर प्रवास में ये संभव न हो सका। यहाँ पर विनोबा भावे जी बताते हैं कि मैंने आश्रम में नहीं रहते हुए भी सारे नियमों का पालन किया है, लेकिन सिर्फ एक पालन मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैं प्रवास में रहता हूँ, यात्रा में रहता हूँ, और वह है स्वयं भाकरी बनाना, मतलब स्वयं अपनी चपाती सेक कर खाना। तो वह मैं खुद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज़्यादातर यात्रा में रहता हूँ। सत्याग्रह का या दूसरा कोई सवाल पैदा होता तो मैं तुरंत ही पहुँच जाऊँगा। तो शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का, तो इस तरह से बता रहे हैं कि अभी जो भी सत्याग्रह होगा या रेल संबंधी जो सत्याग्रह शुरू करने का विचार है वो पैदा हुआ, ऐसा सवाल कुछ आया तो मैं तुरंत वहाँ आ जाऊँगा। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं तथा कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, ये जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखें, ऐसा विनोबा का आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। तो विनोबा भावे जी बहुत ही मतलब विनम्रता के साथ कहते हैं कि मैंने सभी आश्रमों के नियमों का पालन किया है, और फिर भी आश्रम में और क्या बदलाव हुए हैं और अभी कितने विद्यार्थी आ गए हैं, आगे की योजनाएं क्या हैं, और मेरे खान पान में मुझे और कौन कौन से परिवर्तन करने चाहिए, ये मैं जानना चाहूँगा। तो आप मुझे पत्र लिखें और मुझे बताएं कि और मुझे क्या इसमें चेंज करना चाहिए। तो ऐसा विनोबा भावे का आपको मतलब पितृतुल्य मानते हुए ऐसा आपसे आग्रह है कि इस पुत्र को आप सही दिशा दिखाएं। मैं 2-4 दिन में ही ये गांव छोड़ दूंगा। विनोबा के प्रणाम। तो इस तरह से हमने देखा कि विनोबा जी ने किस तरह से अपनी विनम्र भाषा में ये पत्र लिखा और गांधी जी से अनुनय विनय किया कि वो क्यों नहीं आ सके, वो कारण भी बताया। उन्होंने आश्रम के बाहर रहते हुए कौन कौन से कार्य किए वो सब भी बताए, और खेद भी प्रकट किया कि वो आश्रम से बाहर रहे हैं। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि गांधी जी उनको पत्र लिखें, और गांधी जी को वो पिता समान मानते हैं। तो ये पत्र आपको कैसा लगा? अगले पार्ट में हम गांधी जी जो उनको पत्र लिखते हैं वो हम पढ़ेंगे, और आज का ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।